नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, जैसा कि आपको ध्यान में है कि हम रीट और उनके समकक्ष परीक्षाओं के लिए और सेकंड ग्रेड परीक्षा राजस्थान जो RPSC में होती है साथियों, उनके लिए संस्कृत शिक्षण से संबंधित बिंदु हम देख रहे थे साथियों। इसके अंतर्गत हमने संस्कृत शिक्षण विधियों तक आ गए थे साथियों। इससे पहले हमने साथियों संस्कृत शिक्षण से संबंधित 5 वीडियो हमने देख लिए थे साथियों। इस छठे वीडियो और छठी इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। आज जो हम देखने वाले हैं, हमने प्राचीन विधियां हमने पिछले 5 वीडियो तक देख ली है साथियों। आज हम देखेंगे साथियों अर्वाचीन विधियां अथवा नवीन विधियां, संस्कृत शिक्षण की अर्वाचीन अथवा नवीन विधियां। उसके अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विधियों को देखने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। वो 2 विधियां हैं साथियों, वो ये हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि अथवा प्रत्यक्ष विधि। इन दोनों विधियों से कई बार प्रश्न आ चुके हैं साथियों, तो आप इस वीडियो को आप कट नहीं करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत उपयोगी वीडियो है साथियों। इससे आगे एक और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन है, उस लाल बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में एक घंटी का बटन होगा साथियों, उस घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे साथियों। तो हम अपने अब मैटर की तरफ बढ़ते हैं साथियों, अपने विषय वस्तु की ओर और चलते हैं साथियों। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है साथियों, वो विषय रहने वाला है अर्वाचीन शिक्षण विधियां अथवा संस्कृत शिक्षण की नवीन विधियां। साथियों, आपके प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आपको ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है साथियों कि आपको केवल इतना ध्यान में रखना है, आपकी परीक्षा में चाहे अर्वाचीन विधियां आए चाहे नवीन विधियां आए, बात वही है साथियों। जैसे माना कि प्रश्न आ गया कि संस्कृत शिक्षण से अर्वाचीन विधिर अस्ति, तो आपको नवीन विधियों में से ही समझना है, अथवा संस्कृत शिक्षण से नवीन विधिर अस्ति, तो भी आपको वही समझना है साथियों। तो आइए बात करते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया है साथियों कि अर्वाचीन कहो चाहे नवीन कहो, अपने परीक्षा में आपको इन दोनों विधियों को एक ही विधियां समझना है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों कि अर्वाचीन विधियों के अंतर्गत किस किस को रखा जाता है। तो साथियों देखो, 1835 के लगभग 1835 के लगभग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद, यानी 1835 के लगभग लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आई थी साथियों। तो 1835 के पश्चात यानी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद संस्कृत शिक्षण के लिए प्रयुक्त आज तक की शिक्षण विधियां नवीन विधियों के अंतर्गत आती है। यानी 1835 के बाद जितने भी संस्कृत शिक्षण विधियां नई आई है साथियों, नए प्रयोग हुए हैं, उन सभी नवीन जो नई विधियां हैं 1835 के बाद वाली और आज तक वाली, उन सभी को अर्वाचीन विधियां अथवा नवीन विधियों के अंतर्गत रखा गया है साथियों। तो साथियों यहां मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1835 के लगभग साथियों अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर भंडारकर जी ने, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, उन्होंने भी एक अपनी शिक्षण पद्धति दी थी साथियों, और वो थी व्याकरण अनुवाद विधि। साथियों उस विधि को आपको नवीन विधियों के अंतर्गत नहीं लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चूंकि ये नवीन विधि के अंतर्गत नहीं आती है, प्राचीन विधियों के अंतर्गत इसका चयन होता है। तो साथियों अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि भंडारकर विधिर अस्ति, अर्वाचीन विधि अथवा प्राचीन विधि, तो आपको वहां अर्वाचीन विधि अथवा नवीन विधि करना है नहीं करना है, और उसको प्राचीन विधि करना है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। चलिए हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। जैसा कि मुझे ध्यान में आया कि इस तथ्य को आपको बताना चाहिए और आपको ग्रहण करना चाहिए अपने, ताकि ये तथ्य आप जरूर याद रख सको साथियों। आइए बात करते हैं आगे साथियों। आगे की बात करें साथियों तो देखो, अपनी जो पहली विधि है साथियों वो पाठ्य पुस्तक विधि है अर्वाचीन विधि के अंतर्गत। अर्वाचीन विधि के अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसके नाम से स्पष्ट है साथियों, पाठ्य पुस्तक विधि। अब ये पाठ्य पुस्तक विधि क्या है?
जैसा कि आपको ध्यान में है साथियों, पहले जो शिक्षण करवाया जाता था वो मौखिक ही करवाया जाता था प्राचीन समय में। और एक इस पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत क्या होता है, तो इस विधि के अंतर्गत जो एक कक्षा होती है, माने कि कक्षा 6 है, कक्षा 7 है, कक्षा 8 है, कक्षा 9 है, कक्षा 10 है, उस कक्षा के स्तरानुसार यानी उस स्तर के स्तरानुसार क्या कर दिया जाता है, सिलेबस बना लिया जाता है, उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। और सिलेबस बनाने के बाद, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद फिर उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है, जिसमें यथासंभव सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हो सके। किनका प्रयोग हो सके? शिक्षण सूत्रों का प्रयोग हो सके। और बालक स्कूल में पढ़ने के पश्चात भी घर पर भी उस विषय वस्तु को अध्ययन कर सके। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जो पुस्तक का निर्माण होता है वही पाठ्य पुस्तक कहलाती है साथियों। और उसी विधि को हम पाठ्य पुस्तक विधि के नाम से जानते हैं साथियों। तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या तथ्य हैं साथियों। तो पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में बात करूं तो भारत में इस विधि के समर्थक कौन थे साथियों, या भारत में इनको प्रवर्तक भी कह सकते हैं। तो भारत में इस विधि के समर्थक डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। यानी ये नाम आपको ध्यान में रखना है साथियों कि भारत में पाठ्य पुस्तक विधि को कौन लाए, तो डॉक्टर वेस्ट महोदय लाए, जो कि अंग्रेज थे साथियों, वो लेके आए हैं। डॉक्टर वेस्ट महोदय ने कहा है इस शिक्षण विधि के बारे में। डॉक्टर वेस्ट महोदय के अनुसार शिक्षण को इस ढंग से सुनियोजित किया जाना चाहिए। यानी जो शिक्षण है उसको ऐसे ढंग से सुनियोजित करो ताकि छात्र जिस अवस्था में भी विद्यालय छोड़े, यानी छात्र जिस भी अवस्था में विद्यालय छोड़े, चाहे वो पाठ पूरा हुआ है, चाहे पाठ नहीं हुआ है, चाहे उसको कुछ अर्थ देखना हो साथियों, हिंदी शब्दार्थ देखना हो, वो छात्र जिस भी कंडीशन में विद्यालय को छोड़े वे अपने पठित अंश को, यानी जो पढ़ा गया अंश है स्कूल में, उसका अधिकाधिक लाभ उठा सके। तो वो लाभ कैसे उठा पाएंगे? जब उनके पास एक पाठ्य पुस्तक होगी। और पठितांश का अधिकाधिक लाभ उठाने में पाठ्य पुस्तक विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि है। ये उन्होंने पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में कहा है साथियों। तो मुझे जहां तक ध्यान में आता है ये उनकी परिभाषा आपको अपने आप में पाठ्य पुस्तक विधि को स्पष्ट कर रही है साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों। तो आगे हैं इसके और तथ्य हैं, उनको भी बारे में देख लेते हैं। जैसा कि सामान्य चीज तो मैंने आपको बताई दी, अब इसमें है कि इस पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है। इस विधि के अंतर्गत कक्षा के स्तरानुसार, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, कक्षा के स्तरानुसार विषय वस्तु को वर्गीकृत कर दिया जाता है। यानी इस विधि के अंतर्गत कक्षा के स्तर के अनुसार विषय वस्तु को क्या कर दिया जाता है? वर्गीकृत कर दिया जाता है। साथियों आप लिख रहे होंगे, हालांकि मेरी स्पीड अब इतनी नहीं है, मैं वैसे धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, ताकि आप इसको लिख भी इसको, और आपको लगे कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप क्या करें, इस वीडियो को पुश कर ले में, पुश करने के पश्चात वापस लिख ले में, अथवा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव हो जाता है साथियों आपके, तो आप कभी भी इसको वापस देख सकते हैं साथियों। अब इसके बारे में आगे अगला जो तथ्य है, ऊपर मैंने बताया कि इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि कक्षा के स्तरानुसार विषय वस्तु को क्या कर दिया जाता है? वर्गीकृत कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि इसमें क्रमशः वर्णमाला, यानी पहले किसकी जानकारी दी जाती है? वर्णमाला की। आपने साथियों जो कक्षा 6, 7, 8 में पुस्तकें चलती है उनको एक बार देखा होगा, उनमें क्या क्या चीजें होती है, वही विधि जो है वो पाठ्य पुस्तक विधि है। तो इसमें क्रमशः वर्णमाला की जानकारी होती है, छोटे छोटे शब्दों की जानकारी दी जाती है उसके बाद में, फिर उसके बाद में वाक्यों की जानकारी, और फिर अनुच्छेदों का ज्ञान प्रदान किया जाता है साथियों। इसी शैली से संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की जाती है। वर्तमान में जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें चलती है साथियों स्कूलों में, वो इसी विधि के तौर पे तैयार की जाती है साथियों। इन पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन्हें पढ़कर छात्र अथवा कोई प्रौढ़ व्यक्ति भी, यानी सभी शिक्षक की सहायता के बिना
स्वतंत्र रूप से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके। यानी इसमें शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं रहती है साथियों, यानी शिक्षक के बिना भी वो उस संस्कृत की जानकारी को प्राप्त कर सके साथियों। इस कारण एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है साथियों, जिसमें सबसे पहले वर्णमाला, उसके बाद छोटे वाक्य शब्द और फिर वाक्य, फिर अनुच्छेदों में इसको विभाजित करके क्रमशः इनको ज्ञान प्रदान किया जाता है साथियों। अब अगले तथ्यों की बात करें साथियों, तो अगले तथ्य हैं कि इसमें और क्या होता है पाठ्य पुस्तक विधि में। इस विधि में, किस विधि की बात करें साथियों, पाठ्य पुस्तक विधि की। इस विधि में पाठ्य पुस्तक के पाठ ही संपूर्ण अध्ययन के केंद्र बिंदु होते हैं साथियों। इस विधि में क्या होते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक के पाठ ही क्या होते हैं, संपूर्ण विषय के केंद्र बिंदु होते हैं। फिर आगे बात करें साथियों, इसके बाद आगे बात करें साथियों, तो अगला तथ्य है इसका कि मातृभाषा के द्वारा, किस भाषा के द्वारा, मातृभाषा के द्वारा नवीन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। जैसा कि आपने साथियों विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें देखी होगी, तो उसके अंतर्गत कुछ नवीन शब्द बताए जाते हैं, अथवा पाठ के अंत में शब्दार्थ दिए जाते हैं साथियों। शब्दार्थ क्या दिए जाते हैं, शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंतर्गत उनका हिंदी भाषा में अनुवादित शब्द होते हैं साथियों। उसके बाद इस विधि में क्या होता है साथियों कि इस विधि में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन, बालकों द्वारा अनुकरण वाचन, प्रश्नोत्तर विधि को अपनाते हुए मौन पठन करवाया जाता है। यानी बालकों को इसमें मौन पठन भी करवाया जाता है। यहाँ साथियों में आपको एक पद की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा साथियों। मैं आपसे पूछता हूँ, आदर्श वाचन कौन करता है, तो आदर्श वाचन शिक्षक करता है। ये प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है साथियों। अनुकरण वाचन कौन करता है, तो बालक करते हैं। जबकि मौन पठन कौन करता है, तो मौन पठन भी कौन करते हैं, बालक करते हैं। तो इन चीजों के माध्यम से पाठ्य पुस्तक विधि को संपूर्ण किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, तत्पश्चात पाठ का मुख्य भाव, यानी पाठ का मुख्य भाव क्या है, इसमें क्या चीज बताई गई है, उसको स्पष्ट किया जाता है। यानी आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, प्रश्नोत्तर विधि को अपनाते हुए मौन पाठन करवाया जाता है और उसके बाद पाठ का मुख्य भाव बताया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, तो देखो व्याकरण के नवीन रूपों की शिक्षा, व्याकरण के नवीन रूपों की शिक्षा प्रयोग द्वारा ही दी जाती है। यानी पाठ में आए हुए शब्दों के माध्यम से ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। जैसे गुण संधि का उदाहरण आ गया तो गुण संधि का उदाहरण बता दिया, अयादी संधि का आ गया तो अयादी का बता दिया, माना कि किसी समास का उदाहरण आ गया तो समास का उदाहरण बता दिया। इस प्रकार प्रयोग द्वारा ही यहाँ व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों कि आगे क्या है ये, तो अगला तथ्य देखते हैं साथियों। संपूर्ण पाठ पढ़ा लेने के बाद, यानी जब संपूर्ण पाठ पढ़ा लिया जाता है उसके पश्चात व्याकरण और अनुवाद का अभ्यास करवाया जाता है। यानी व्याकरण, जैसे कि अभ्यास प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्नों के अंदर व्याकरण का अभ्यास तथा अनुवाद का क्या करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है। यानी ये सारी चीज़ें कहाँ होती है साथियों, पाठ पढ़ने के बाद जो अभ्यास प्रश्न होते हैं जिनको हम गृह कार्य के रूप में लेते हैं साथियों, वो व्याकरण और अनुवाद का अभ्यास करवाया जाता है। उसके बाद अगले देखते हैं कि इस विधि में और क्या होता है, तो इस विधि में छात्रों में इतनी योग्यता उत्पन्न कर दी जाती है, यानी इस विधि में छात्रों में इतनी सी तो योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि वे विद्यालय के बाद, यानी विद्यालय के बाद भी, क्योंकि विद्यालय में तो विद्यालय समय के अनुसार ही रहते हैं, उसके पश्चात घर पर भी अनुवाद और टीका की सहायता से स्वतंत्र रूप से संस्कृत का क्या कर सके साथियों, अध्ययन कर सके साथियों। तो ये है साथियों अपनी पाठ्य पुस्तक विधि। अब पाठ्य पुस्तक विधि के गुण देख लेते हैं और इनके दोष देख लेते हैं, यानी इनके लाभ और हानि क्या है, क्या है लाभ हानि, तो उनको देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ गुणों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका गुण है कि यह विधि क्या है साथियों, मनोवैज्ञानिक विधि है। यानी यह विधि बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है।
किनका अनुसरण किया जाता है साथियों? शिक्षण सूत्रों का। जितने भी संस्कृत शिक्षण के शिक्षण सूत्र हैं, उन शिक्षण सूत्रों का इसमें अनुकरण किया जाता है, अनुसरण किया जाता है अथवा पूर्णतः प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यह विधि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला है कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शब्द भंडार में कैसे वृद्धि होती है? जैसे कोई पाठ पढ़ता है, पाठ पढ़ने के बाद भी कठिन शब्द बताए जाते हैं शिक्षक द्वारा। कठिन शब्दों के बाद भी वहाँ पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए हुए होते हैं साथियों। उन शब्दार्थ के माध्यम से घर पे भी अभ्यास करते हैं, कक्षा में भी अभ्यास करते हैं, तो बालकों के किस में वृद्धि हो जाती है साथियों? शब्द भंडार में वृद्धि होती है। उसके बाद अगली बात करें साथियों, तो अगला गुण है इसका स्वर वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण। यानी जब शिक्षक स्वर वाचन करता है तो छात्रों को किसका अभ्यास हो जाता है? इसका शुद्ध उच्चारण अभ्यास का अवसर प्राप्त होता है। यानी स्वर वाचन के समय बालक भी अनुकरण वाचन करते हैं और अनुकरण वाचन करने से बालकों में क्या होता है कि उच्चारण उनका क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अगली बात करें साथियों, अगला इसका गुण है साथियों कि बालकों में, छात्रों में किसकी प्रवृत्ति का विकास होता है साथियों? स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी छात्र पाठ्य पुस्तक को घर पे ले जाते हैं तो उसके वो स्वाध्याय करते हैं और इसमें बालकों में किसका विकास हो जाता है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। अगला इसका गुण देख लेते हैं साथियों। अगला क्या है? तो इस विधि में या इस विधि के द्वारा संस्कृत शिक्षण की प्रक्रिया में नियमितता बनी रहती है और समरूपता आती है। नियमितता कैसे बनी रहती है साथियों? चूंकि 6 घंटे स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के पश्चात घर पे आएंगे, घर पे अभ्यास कार्य करेंगे, तो इससे क्या होता है कि पढ़ाई में क्या बनी रहती है? नियमितता बनी रहती है और समरूपता बनी रहती है। इसके बाद, हालांकि ये आपको ध्यान में आ गए होंगे साथियों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर आप चाहें तो यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों। अब अगली बात करते हैं साथियों। अगला इसका और गुण है, वो गुण है साथियों, यह जो विधि है, इस विधि से या फिर यह विधि छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है साथियों? जिज्ञासा उत्पन्न करती है। जिज्ञासा कैसे उत्पन्न करती है? जैसे हमने पाठ्य पुस्तक पढ़ी तो इसका अगला पार्ट क्या है, कैसे हम इसको हल करें, अथवा जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उन अभ्यास प्रश्नों को बालक घर पे हल करते हैं। उनको कोई चीज़ नहीं आती तो वो स्कूल में आके अपने टीचर से या अध्यापक से पूछते हैं। तो ये इससे जो ये अभ्यास करते हैं साथियों, उससे बालकों में क्या होता है? जिज्ञासा बनी रहती है और यह छात्रों में संस्कृत शिक्षण के प्रति क्या उत्पन्न करती है साथियों? जिज्ञासा उत्पन्न करती है। फिर अगला इसका गुण देखें साथियों, तो पाठ्य पुस्तक विधि के अंतर्गत तो संस्कृत विषय के प्रति, यानी जो ये पाठ्य पुस्तक विधि है, ये संस्कृत विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न करने की यह सरलतम विधि है। यानी छात्रों में अगर हम संस्कृत विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न करना चाहते हैं, रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, तो यह विधि सबसे सरलतम विधि है साथियों। ये तो हो गए साथियों इसके गुण, अर्थात इस विधि के गुण। अब इसके कुछ दोष भी है साथियों, तो दोष को भी हम देख लेते हैं। दोष के अंतर्गत अगर हम बात करें साथियों कि इस विधि के दोष कौन कौन से हैं, तो चूंकि साथियों प्रत्येक विधि के कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं साथियों। तो इनके दोषों की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ देखो, पहला दोष है कि छात्रों का ध्यान पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित रहता है। देखो, अब पाठ्य पुस्तक आ गई तो अब छात्रों का ध्यान कहाँ केंद्रित रहेगा? केवल पाठ्य पुस्तक के ऊपर। अब इससे अधिक वो जानने का प्रयास नहीं करते हैं साथियों। वह संस्कृत साहित्य का व्यापक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। चूंकि आपको ध्यान में है कि संस्कृत साहित्य व्यापक साहित्य है साथियों, इस व्यापक साहित्य को वो प्राप्त नहीं करना चाहता है। चूंकि उनमें हमने एक पाठ्य पुस्तक दे दी है, अब वो पूरे साल भर तक उसी पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहता है। तो ये पहला इसका सबसे बड़ा दोष है साथियों। अगले अवगुण या दोष की बात करते हैं साथियों,
यदि पाठों को व्याकरण के नियमों पर आधारित भी कर लिया जाए। सबसे पहले तो इससे पहले की बात बताता हूं मैं, जैसे इसमें व्याकरण के नियमों की उपेक्षा हो जाती है। पाठ में आ गए यण संधि का उदाहरण, तो सबसे पहले यण का बता दो। यण के बाद फिर आ गया जैसे पर रूप संधि का उदाहरण, अब पर रूप को बताओ। बीच वाली संधियां रह गई, तो व्याकरण के नियम क्रमानुसार नहीं रह पाते हैं, और क्रमानुसार नहीं रह पाते हैं तो हम अगर चाहें कि व्याकरण के नियमों पर आधारित पाठों को बना देवें तो वो भी संभव नहीं है। तब भी व्याकरण के क्रमबद्ध ज्ञान का क्या रहता है, अभाव रहता है। सबसे निचोड़ निकल के सामने आता है इस तथ्य में कि व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं मिल पाता है पाठ्य पुस्तक विधि से। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि मौखिक कार्य एवं लिखित कार्य सीमित होता है। चूंकि साथियों मौखिक कार्य भी सीमित होता है, केवल उनको अनुकरण वाचन के माध्यम से ही मौखिक कार्य होता है, इससे ज्यादा कोई मौखिक कार्य नहीं होता। लिखित कार्य भी जो अभ्यास प्रश्न होते हैं साथियों, वो अभ्यास प्रश्न नाम मात्र के होते हैं, तो लिखित कार्य भी सीमित होता तो है। मौखिक कार्य भी होता है, लिखित कार्य भी होता है, लेकिन वो क्या होता है, सीमित होता है साथियों। इसके बाद अगर अगले दोष की बात करें हम, तो पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है कि समीक्षात्मक दृष्टिकोण के विकास का अभाव होता है। यानी बालक समीक्षात्मक तरीके से नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि वो किस पर केंद्रित रहता है, केवल एक ही पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहता है। अब आगे चलते हैं, इसका अगला दोष देखते हैं साथियों। तो ये इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा आप लिख रहे होंगे नोट्स, तो नोट्सों में उतार ही रहे होंगे। उसके बाद अगली बात करते हैं साथियों, अगला है साथियों, इसमें जैसे मैंने आपको बताया मौखिक और लिखित कार्य सीमित होता है, समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास का अभाव होता है, और अंतिम इसका दोष है कि पाठ के मुख्य भावों को समझने का अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। यानी जो पाठ में जो मुख्य भाव है उसको समझने का अवसर क्या होता है, बहुत कम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यह एक यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि यानी यंत्रों का प्रयोग करना। यह एक यंत्र क्या है, पाठ्य पुस्तक है, तो यांत्रिक विधि है, और यांत्रिक विधि है, और इसमें वाक्यों का वाचन करते हुए उनका मातृभाषा में अनुवाद कराया जाता है, और मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है तो जो मुख्य भाव है, क्योंकि प्रत्येक भाषा के कुछ मुख्य भाव होते हैं साथियों, वो मुख्य भाव क्या हो जाते हैं, उपेक्षित हो जाते हैं। तो साथियों ये तो रही आपकी पाठ्य पुस्तक विधि, और उम्मीद करता हूं ये पाठ्य पुस्तक विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत करते हैं साथियों यहाँ बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको आप जरूर दबाएं, और एक घंटी का बटन है, उस घंटी के बटन को भी दबाएं। अगर आप घंटी का बटन नहीं दबाओगे तो हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेंगे। अतः घंटी के बटन को भी आप तुरंत दबाएं साथियों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होता रहे साथियों। आइए बात करते हैं आगे। हमारी जो अगली विधि है साथियों वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि साथियों बहुत प्रसिद्ध विधि है, और इस विधि में क्या होता है इसकी हम बात करते हैं साथियों। हमारी दूसरे नंबर की विधि है, अर्वाचीन विधियों के अंतर्गत है, वो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के कुछ नाम हैं साथियों, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये नाम आपको आवश्यक रूप से ध्यान में रखने हैं साथियों। बात करते हैं साथियों, और ये हैं इसके उपनाम हैं। उपनामों की बात करें तो पहला उपनाम है इसका डायरेक्ट मेथड, अर्थात इसका अंग्रेजी में जो नाम है वो है नाम है साथियों डायरेक्ट मेथड। इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। इसको उपनाम में तो नहीं रख सकते चूंकि, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ लिख दिया है डायरेक्ट मेथड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसका उपनाम है साथियों सुगम पद्धति। कौन सी है? सुगम पद्धति। सबसे पहले तो मैं अब उपनामों को बताने से पहले सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, चूंकि आपको तभी ये उपनाम समझ में आएंगे। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों के सामने, आंखों के सामने, अर्थात इस विधि के अंतर्गत सारी चीजें आंखों के सामने होती है। प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन करके बालकों से पूछा जाता है, और भाषा को जिस भी भाषा को पढ़ाया जा रहा है उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाएगा।
जैसे अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जा रही है तो वहाँ सारी चीजें अंग्रेजी भाषा में होगी, वहाँ मातृभाषा का प्रयोग क्या हो जाता है, वर्जित हो जाता है साथियों। अर्थात जिस प्रकार हम बचपन से लेकर के आज तक जिस प्रकार हमने मातृभाषा को सीखा है, और मातृभाषा हमने अनुवादित करके नहीं सीखी, यानी उसी रूप में हमने प्रत्यक्ष रूप से उसको सीखी है। तो जिस प्रकार हम मातृभाषा को सीखते हैं उसी प्रकार कक्षा कक्ष के अंतर्गत भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाएं। यानी संस्कृत पढ़ाना है तो सारे कार्य संस्कृत में हो, अंग्रेजी पढ़ाना तो सारे कार्य अंग्रेजी में हो, इस प्रकार उर्दू पढ़ाना है तो सारे संबोधन वगैरह पढ़ाने के निर्देश सारे संस्कृत में होने चाहिए। तो ये बिल्कुल हम मातृभाषा की तरह यहाँ इस विधि में भाषा को सीखते हैं साथियों। अब मैं आपको यहाँ उपनाम बताऊंगा तो आपको क्या होगा, इसको सीधा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। अब उपनामों की बात कर लेता हूँ साथियों। इसका पहला उपनाम क्या है, डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट अपने ज्ञान किस में जाता है साथियों, मस्तिष्क में जाता है। सुगम पद्धति, यानी ये जो पद्धति है, चूंकि हम मातृभाषा को सुगम तरीके से सीख लेते हैं तो इसी मातृभाषा के आधार पर ही हम अन्य भाषा को सीख रहे हैं साथियों, तो ये सुगम पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब इसका अगला उपनाम है साथियों निर्बाध विधि। चूंकि साथियों इस विधि के अंतर्गत हम भाषा को डायरेक्ट ग्रहण करते हैं तो यहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। बाधा कौन सी, मातृभाषा की बाधा नहीं आती है। तो साथियों ये निर्बाध पद्धति कहलाती है। प्राकृतिक विधि, हम प्राकृतिक रूप से भी किसी भी भाषा को इसी तरीके से सीखते हैं साथियों, प्रत्यक्ष विधि से ही सीखते हैं, इसीलिए इसको प्राकृतिक विधि के नाम से जाना जाता है। सैमात्री विधि, सैमात्री विधि क्यों कहते हैं साथियों, चूंकि हम माता जिस प्रकार हमें हमारी मातृभाषा हमारी माता सिखाती है उसी प्रकार हम मातृभाषा की तरह ही हम अन्य भाषाओं को सीखते हैं, तो इसीलिए ये सैमात्री विधि कहलाती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है साथियों कि ये आपके जो उपनाम हैं वो उपनाम तो आपको ध्यान में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस प्रत्यक्ष विधि के कुछ तथ्यों की तरफ। कैसे प्रयोग में होती है ये मैं आपको बता चुका हूं साथियों। आइए बात करते हैं साथियों, जो इस विधि में है ना, उपनाम देखने के पश्चात अब बात करते हैं, देखो इस विधि में या इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग यानी पहला प्रयोग कौन सी भाषा में हुआ साथियों, अंग्रेजी भाषा में हुआ। यानी पहला प्रयोग कौन सी भाषा में हुआ, अंग्रेजी भाषा के लिए हुआ। कहाँ हुआ साथियों, तो ये फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। कब हुआ साथियों, तो यहाँ फ्रांस में हुआ। कब हुआ, तो 1901 में हुआ। ये पहला तथ्य है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ प्रमुख तथ्य ध्यान में रखना है कि प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी भाषा के लिए हुआ। और दूसरा जो है तथ्य साथियों, इस विधि में किसी भी भाषा को उसी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। यानी जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को, जैसे संस्कृत पढ़ानी है तो कक्षा में सारे कार्य संस्कृत में ही होंगे। भवान उत्तिष्ठ भवतः नाम किम, मम नाम रमेश है, इस प्रकार उत्तिष्ठ बालक है, उठो बालक। तो ये जैसे मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ बालक और शिक्षक दोनों ही कौन सी भाषा बोलेंगे साथियों, संस्कृत बोलेंगे। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। अगले और तथ्यों की बात करते हैं। तो अगले तथ्यों की बात करें साथियों, तो देखो अगला तथ्य है जो कि परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया। ये प्रश्न है साथियों, बिल्कुल ये प्रश्न है। आप इसको तो अपने मस्तिष्क में बिल्कुल स्थापित कर लें साथियों कि संस्कृत शिक्षण में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया, प्रोफेसर वीपी बोकिल। प्रोफेसर वीपी बोकिल, मैं 2-3 बार बोलूंगा क्योंकि आपको याद करना है इस चीज को। प्रोफेसर वो वीपी बोकिल, प्रोफेसर वीपी बोकिल। वो कहाँ कौन सी स्कूल में किया, तो अल्फिस्टोन हाई स्कूल मुंबई, उस समय बम्बई नाम से जानते थे उसको। तो बम्बई में अल्फिस्टोन हाई स्कूल है, वहाँ इसमें इसका प्रयोग किया। कौन से शिक्षण में, तो साथियों संस्कृत शिक्षण में। अंग्रेजी भाषा में तो पहले होता ही था लेकिन संस्कृत शिक्षण में इसका सर्वप्रथम प्रयोग वीपी बोकिल द्वारा अल्फिस्टोन हाई स्कूल में किया गया साथियों।
और इस विधि का जो प्रतिपादन है उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, और उनकी पुस्तक का नाम है साथियों, वो पुस्तक का नाम मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। इस पुस्तक के अंतर्गत इस विधि का बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादन उन्होंने किया है साथियों। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में आ गया साथियों। अगले तथ्यों की ओर प्रस्थान करें तो अगला तथ्य है साथियों, इस विधि का प्रयोग कैसे होता है। तो देखो, इस विधि में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। कितने बिंदुओं को? 3 बिंदुओं को। और वो 3 बिंदुओं को कौन कौन सा को ध्यान में रखा जाता है, तो एक बार आप इसको देखें। पहला बिंदु है कि किसी भी भाषा को सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। किसी भी भाषा को हम सिखा रहे हैं, चाहे संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, कोई सी भी सिखाओ, या वहाँ मातृभाषा का प्रयोग क्या है? वर्जित है साथियों। वहाँ उस भाषा को उस भाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। दूसरा बिंदु हमें ध्यान में रखना होता है, इस विधि के अंतर्गत मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाती है, यानी बालक ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करे, ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक कार्य करे, इस विषय को प्रधानता दी जाती है साथियों इस विधि के अंतर्गत। फिर जो तीसरा बिंदु है, वो तीसरा बिंदु है कि वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाया जाता है। वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जाता है। सीधा संबंध कैसे? जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक को मैंने बालकों को बताते हुए कहा एतत् किम। अब बालक जवाब देंगे एतत् पुस्तकम। ये है शब्द और ये है वस्तु। इस वस्तु और इस शब्द में सीधा संबंध बताया जाते हुए वहां अध्यापन करवाया जाता है। ये 3 बिंदु आपको ध्यान में आ गए होंगे साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों। अगला है प्रोफेसर बोकिल महोदय ने अपनी जो पुस्तक लिखी है वो न्यू अप्रोच टू संस्कृत। उस पुस्तक में उन्होंने स्वीकार किया है कि भाषा शिक्षण में यह विधि कौन सी? प्रत्यक्ष विधि। यह विधि बड़ी ही उपयोगी विधि है। इसके बाद अगले तथ्य की बात करें कि छात्र भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि में क्या होता है कि छात्र क्या होते हैं? भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि उनको बोलना आ जाता है, बार बार उस चीज पे वार्तालाप करते हैं, छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, तो वो भाषा पर पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका जो मस्तिष्क होता है बड़ा स्वावलंबी तथा रचनात्मक बन जाता है। यानी वो नए नए फिर बोलने का प्रयास करेंगे नए नए वाक्यों के माध्यम से, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, बालकों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो मौखिक अभिव्यक्ति बढ़ जाती है साथियों। अगले तथ्य की बात करें साथियों तो अगला तथ्य है इस विधि से संस्कृत शिक्षण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इस विधि से जो संस्कृत शिक्षण है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी बालक और शिक्षक स्वतंत्र रहते हैं और स्वतंत्र रूप से किया जाकर के तथा छात्रों को इस तरह अभ्यस्त कर दिया जाता है, यानी छात्रों को इस तरह से अभ्यस्त यानी प्रवीण कर दिया जाता है कि वे संस्कृत में ही सोचें, यानी उनके सोचने की प्रकृति भी कौन सी हो? संस्कृत में हो, तथा अपने भावों को भी संस्कृत में ही व्यक्त करें, यानी अभिव्यक्ति भावाभिव्यक्ति भी वो किस में करें? संस्कृत में ही करें, जिससे क्या होता है कि संस्कृत पर उनका क्या हो जाता है? पूर्ण अधिकार हो। तो साथियों ये तथ्य हैं साथियों प्रत्यक्ष विधि के। फिर अगले तथ्यों की बात करें और इनके गुण दोषों की भी बात करेंगे, तो यहाँ अगले तथ्य की बात कर लेते हैं। पहले अगला तथ्य है कि इस विधि में यानी प्रत्यक्ष विधि में बालकों को इस तरह संस्कृतमय वातावरण दे दिया जाता है या फिर दे दिया जाए कि वे जिस तरह मातृभाषा में दक्ष हो जाते हैं, यानी कोई मेवाड़ी जानने वाला मेवाड़ी में, कोई राजस्थानी जानने वाला राजस्थानी में, जैसे कोई अन्य भाषाओं में जानने वाला अन्य भाषा में जिस प्रकार दक्ष होता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी वो क्या हो? दक्ष हो,
तो उस प्रकार उन्हें संस्कृतमय वातावरण दिया जाता है। अब इनके गुण दोषों की चर्चा कर लेते हैं। गुण और दोष दोनों देख लेते हैं हम साथियों। इनके तो गुण दोषों की चर्चा कर लेते हैं, और गुण दोषों की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम गुणों को देखेंगे, और गुणों को देख लेते हैं साथियों। इनके गुणों की अगर हम बात करें तो देखिए, यह विधि जो है संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। यानी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि संस्कृत शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है तो वहां आपको प्रत्यक्ष विधि करना है साथियों। क्या करना है? प्रत्यक्ष विधि। तो यह जो विधि है, यह विधि है साथियों संस्कृत शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। उसके बाद बात करें, छात्र एवं शिक्षक दोनों क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। और जहां छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं वहां विधि बहुत रुचिकर होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। क्यों यहाँ सक्रिय क्यों रहते हैं? तो क्योंकि वार्तालाप को अधिक से अधिक महत्व दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत। आगे बात करते हैं, इस विधि के अंतर्गत जो चारों ही भाषाई कौशल है साथियों, उनका समुचित विकास हो जाता है। चारों ही भाषाई कौशल कौन से हैं? तो श्रवण कौशल, संभाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इन सभी चतुर कौशलों का क्या हो जाता है? संपूर्ण समुचित क्या होता है? विकास होता है। आगे बात करते हैं कि यह विधि संस्कृत भाषा की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है। क्योंकि साथियों अभी संस्कृत भाषा लोक भाषा नहीं है, और सबसे सरल विधि भी यही है, सर्वोत्तम विधि है। तो ये जो विधि है संस्कृत भाषा की शिक्षा के स्तर को उठाने में बहुत ही अत्यधिक सहायक है साथियों। आगे बात करें तो अगला है इसका बिंदु कि छात्रों को अधिकाधिक भावाभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि छात्र अधिकाधिक भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। बार बार वार्तालाप करते हैं तो भावों की अभिव्यक्ति करेंगे। तो यहाँ जो है इस विधि के अंतर्गत छात्र क्या करते हैं? अधिकाधिक भावाभिव्यक्ति का अवसर मिलता है साथियों। फिर आगे बात करते हैं, इस विधि में शिक्षण क्या हो जाता है? रोचक बन जाता है, और छात्रों को संस्कृत भाषा सीखने में अभिप्रेरणा मिलती है। चूंकि बार बार वो वार्तालाप करेंगे शिक्षक और छात्र, तो उनमें अभिप्रेरणा जगती है कि मैं भी और ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं संस्कृत में। तो इसमें क्या होता? अभिप्रेरणा मिलती है। अगली बात करते हैं साथियों, अगला है इनके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। तो इनके दोषों की बात करें साथियों तो या फिर हानि या दोष दोनों कह सकते हैं। यहाँ मैंने हानि लिखा है, दोष भी हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ जो पहला दोष है इसका, या पहली हानि है कि सीखने की गति मंद, क्योंकि संस्कृत लोक भाषा नहीं है। साथियों इस विधि से क्या होता है कि बालक की जो सीखने की जो गति है वो मंद रहती है। क्यों मंद रहती है? जैसे हिंदी सिखाई जाए तो तुरंत सीख लेता है, क्योंकि वो लोक भाषा है। लोक भाषा यानी जन भाषा, जन भाषा भी हिंदी जन भाषा है। तो संस्कृत लोक भाषा नहीं है, इसीलिए इस विधि से बालकों में सीखने की गति क्या रहती है? मंद रहती है। अगली बात करें, संस्कृत की प्रत्येक विधा को नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी इस विधि के माध्यम से हम संस्कृत की प्रत्येक विधा, जैसे गद्य, पद्य और रचना वाले विषय, सारों को हम इस विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं। गद्य का जो मुख्य भाव है, जैसे भावबोध, उनके मुख्य भाव, पद्य हैं रसानुभूति वगैरह, जो सारे है वो सारी चीज़ें प्रत्येक विधा के अंतर्गत, प्रत्येक विधा इस विधि के अंतर्गत हम पढ़ा नहीं सकते हैं। अगली बात करते हैं साथियों, इस विधि में क्या है कि ये विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही उपयोगी है। यानी जो मंदबुद्धि बालक है, जो मंदबुद्धि बालक है, उन मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है साथियों। तो यह विधि केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही उपयोगी है। अगली बात करते हैं, इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मातृभाषा की उपेक्षा कर दी जाती है। यानी बालक सबसे ज्यादा भाव ग्रहण किससे करता है? मातृभाषा से।
और मातृभाषा से किसी भी शब्द के अर्थ को तुरंत वो समझ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य कार्य है मातृभाषा की क्या कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है, ये जो कि सबसे बड़ा दोष है। इसके बाद अगली बात करें सबसे बड़े दोष की, इसमें समय और धन का अधिक व्यय होता है। और समय और धन का अधिक व्यय होता है, चूंकि समय का व्यय अधिक होता है, चलो हम समय अधिक कर भी लें, लेकिन हमारे जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में एक सप्ताह के अंतर्गत एक सप्ताह में केवल 5 या 6 कालांश ही संस्कृत को प्राप्त होते हैं। और उस समय अगर हम इतना समय हम उन बालकों पर खर्च नहीं कर सकते। धन का भी अधिक व्यय होता है साथियों। और ऊपर जैसे मैंने अभी 5-6 कालांश मिलते तो ये बता ही दिए हैं कि संस्कृत के कालांशों का क्या रहता है, अभाव रहता है। यानी संस्कृत भाषा के लिए कालांश बहुत कम निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि सप्ताह में या 5 कालांश अथवा 6 कालांश ही निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद अगली बात करें साथियों, तो इसमें प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है। यानी इस विधि में प्रत्येक छात्र पर हम व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक होता है, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि प्रत्येक कक्षा में लगभग 40 से 45 छात्र रहते हैं और 40-45 छात्रों पर हम एक साथ ध्यान नहीं दे सकते व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हमें 35 मिनट के लगभग का ही कालांश मिलता है। और 35 मिनट के उस कालांश में एक तो 5-6 कालांश ही मिलते हैं सप्ताह में, उल्टा 35 मिनट का ही कालांश मिलता है। तो 35 मिनट के कालांश में 40 से 45 बच्चों पर हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे सकते हैं साथियों। तो ये इनके सबसे बड़े दोष है साथियों प्रत्यक्ष विधि के। हमने इसको आलोचनात्मक रूप से देख लिया है। पुनः आपसे आग्रह करता हूं साथियों कि अभी तक भी आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार नीचे जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, क्या आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा बना है? और आपको अगर ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी है, तो इसको एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें साथियों, ताकि हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो सके और आपके मित्रों को भी उसका लाभ मिल सके। पुनः आपके उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं आपसे अगले वीडियो तक विदा लेता हूं साथियों। इसी आशा के साथ मैं आचार्य रामजस सेन।